देखो, नर्सिंग केयर इन नेफ्रोलॉजी कुछ अलग नहीं है ज़्यादा। जो रूटीन केयर आप नॉर्मल पेशेंट को देते हो वैसा ही देना है। क्या क्या स्पेसिफिक पॉइंट्स है जो आप अलग करते हो इन पेशेंट्स में, वो अपन आज डिस्कस करेंगे। तो अपना जो पॉइंट ऑफ डिस्कशंस रहेगा वो इस तरह से रहेगा कि डाइट इन रीनल डिसीज। क्योंकि आप बोलोगे ये तो डाइटिशियन का काम है, लेकिन पेशेंट्स के साथ आप लोग ही होंगे। डाइटिशियन तो सुबह आके एक बार समझा के चले जाएंगे। तो मेनली पेशेंट्स आपका दिमाग खाएंगे कि क्या खाना क्या नहीं खाना, बार बार बताते जाओ। तो आपको थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए कि क्या खाना है क्या नहीं देना है। तो ये अपन शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। दूसरा है हीमोडायलिसिस कैथेटर केयर। तो किडनी के पेशेंट्स को डायलिसिस कैथेटर होता है नेक में। तो उसका क्या केयर लेना, उसका ड्रेसिंग और ये सब के रिलेटेड बात करते हैं। एवी फिस्चुला केयर, जो हाथ में फिस्चुला बनाया रहता है किडनी के पेशेंट्स में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वार्ड पेशेंट एंड आईसीयू पेशेंट केयर, और सबसे मेन पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट। तो ये ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हर मतलब आप में से सब लोग एक्सपोज नहीं होंगे। जो ट्रांसप्लांट आईसीयू में काम करेंगे या करते हैं वही उनके कांटेक्ट में ये पेशेंट्स आएंगे, लेकिन उनमें क्या ध्यान रखना है ये अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डाइट इन रीनल डिसीज क्यों और किस वजह से ये सब इम्पोर्टेंट है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, किडनी फेलियर जो है क्रॉनिक किडनी डिसीज, उसमें एक एक चीज का महत्व। सोडियम। तो ऑलरेडी किडनी पेशेंट्स का बीपी ज़्यादा रहता है, आप सोडियम ज़्यादा दोगे और किडनी का बीपी बढ़ जाएगा। हाइपरटेंशन की वजह से स्ट्रोक हो सकता है, अटैक आ सकता है, पैरालिसिस हो सकता है या ब्रेथलेस हो जाएगा। अल्टीमेटली डायलिसिस के लिए वार्ड में से दौड़ना पड़ेगा। इसलिए सोडियम का इम्पोर्टेंस है। पोटेशियम ज़्यादा दे देने से पेशेंट के ये एरिथमियाज होने के चांसेस है, हार्ट बीट इरेगुलरिटी। तो उसके लिए पोटेशियम में क्या ध्यान रखना ये डिस्कस करेंगे। एनिमल प्रोटीन जो है नॉनवेज फूड, इससे एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, फॉस्फेट का लेवल बढ़ जाता है, जिससे कि सांस फूल सकता है और बोन्स वीक होने लगते हैं। तो ये कम देना है, ये अपन डिस्कस करेंगे। और डाइटरी फाइबर, फाइबर्स अच्छे होते हैं, तो ये क्या है क्या नहीं ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पोटेशियम की बात करते हैं। तो आप लोगों ने सुना ही होगा लो पोटेशियम डाइट प्रिस्क्राइब होता है। लो पोटेशियम डाइट किस किस में होता है ये आपको पूछेंगे पेशेंट्स कि क्या क्या नहीं खाना है। तो मेनली फ्रूट्स, सारे फ्रूट्स हाई पोटेशियम वाले होते हैं। तो ये बोलना है कि फ्रूट्स नहीं खा सकते, लेकिन कौन से खा सकते हैं ये आपको स्पेसिफिकली पूछा जाएगा। तो अंदाज मतलब चार पांच याद रख लीजिए। एप्पल, कोई भी बेरीज, चेरीज या बेरीज या क्रैनबेरी, पाइनएप्पल, एप्पल, पाइनएप्पल, वाटरमेलन, तरबूज, पेयर या ग्रेप्स, ये खा सकते हैं। इसके अलावा के फ्रूट्स सीधा मना कर दो। मतलब दो तीन याद रख लो कि एप्पल, पाइनएप्पल, वाटरमेलन, चेरी, ग्रेप्स, इतना खा सकते हो फ्रूट्स में। इसके अलावा के फ्रूट्स आप नहीं खा सकते। सबसे मेन चीज़, बहुत सारे पेशेंट पूछेंगे खटास खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। तो लेमन्स और वो सब ले सकते हैं, ऐसा कोई फंडा नहीं है कि खटास नहीं खा सकते। उस तरह से कुछ वेजिटेबल्स जिनमें पोटेशियम कम होता है, जैसे कि सारे ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स, वो है ब्रोकोली या पत्ता गोभी, कैबेज कैबेज या बीन्स, स्पिनच, मटर, गाजर, ये सब खा सकते हैं। तो इन शॉर्ट अगर सब याद नहीं रखना है तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हैं। जो ग्रीन नहीं है वो नहीं खा सकते। ये सब जो अलग बाहर के प्रोडक्ट्स हैं इनके बारे में तो पूछा भी नहीं जाएगा, और ये वो लोग खुद खा भी लेंगे बिना बताए। और अगला है हाई पोटेशियम फूड। ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब नहीं दे सकते। ये बनाना सबसे हाईएस्ट पोटेशियम होता है, ये नहीं दे सकते। मैंगो, ऑरेंज, कोई भी प्रकार का जूस मना कर दीजिए, जूस नहीं पीना है। कीवी, ये सब नहीं दे सकते। और आपको ये पूछा जाएगा, इनका सीकेडी पेशेंट्स का हीमोग्लोबिन भी लो रहता है, तो वो स्पेसिफिकली पूछेंगे पेशेंट्स की बीट खा सकते हैं क्या। तो बीट्स भी नहीं दे सकते। बीट्स, फिर ये टोमेटोज, पोटैटो, ये इन जनरल इतने सब्जी में नहीं दे सकते। तो सिंपली याद रखना, हरी सब्जी दे सकते हैं, हरी जो हरा नहीं है वो नहीं देना है। तीसरा एस्पेक्ट है कंट्रोलिंग योर फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का ये महत्व है कि फॉस्फोरस बढ़ जाने से कैल्सिफिकेशन बढ़ता है,
ब्लड वेसल्स मतलब की जो एक्सपांसिबिलिटी होती है कम होती है। इससे लॉन्ग टर्म में पेशेंट को हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट होने की शक्यता है। तो फॉस्फोरस किस चीज़ में ज़्यादा होता है? सारे मिल्क प्रोडक्ट्स में फॉस्फोरस ज़्यादा होता है। तो चीज़, मिल्क या आइसक्रीम, दही, ये सब नहीं खा सकते। इन जनरल ड्राई फ्रूट्स बोलना नहीं खा सकते। इसके अलावा के सब चीज़ें जो अपन ने डिस्कस किया, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, उनमें फास्फोरस कम होता है, वो आप ले सकते हो। सोडियम, तो जैसे अपन ने पहले डिस्कस किया, सोडियम पेशेंट का बीपी बढ़ा देगा। पर किसी ने बिना सोडियम का कभी खाना खाया है? वॉमिट हो जाएगा, ऐसा होता है, टेस्टलेस होता है एकदम। तो सोडियम लोग बंद कर देते हैं। पेशेंट को बोला जाता है कि सोडियम नहीं खाना, तो पेशेंट सोडियम बंद कर देता है। नमक बंद नहीं करना है, नमक कम करना है। ठीक है। यूजुअली अपने खाने में 6 ग्राम्स, 5 to 6 ग्राम्स सोडियम होता है। किडनी पेशेंट को ये प्रिस्क्राइब करना है कि 2 ग्राम तक आप लो। ऐसा नहीं है कि टेस्टलेस खाना बनाओ, 2 ग्राम तक आप सोडियम लो, बिल्कुल सोडियम बंद नहीं करना है। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जहाँ सोडियम है वहाँ पानी जाएगा। तो जितना ज़्यादा सोडियम लेगा उतना वाटर रिटेंशन होगा पेशेंट को, इसलिए सोडियम कम रखना है। कंट्रोलिंग योर प्रोटीन्स, तो आपने ये भी सुन रखा होगा कि पेशेंट्स को सलाह दी जाती है कि प्रोटीन्स नहीं खाना है, प्रोटीन्स बंद कर दो। लेकिन ये भी सोडियम की तरह है, प्रोटीन्स बंद नहीं करने हैं, प्रोटीन्स को सिर्फ कम करना है। प्रोटीन बंद कर दोगे पेशेंट वीक हो जाएगा, बिल्कुल वीक हो जाएगा, 1-2 महीने में चलने के लायक भी नहीं रहेगा, ऑलरेडी सीकेडी है, डायलिसिस पे है और कमज़ोर पड़ जाएगा। तो प्रोटीन्स नहीं खाने नहीं है, प्रोटीन्स कम खाने हैं। अगर ज़्यादा डीप में जाना है तो नॉनवेज बंद करना है। वेजिटेरियन प्रोटीन्स जैसे कि दाल है, पनीर है, सोयाबीन है, ये खा सकते हैं। अंडा भी खा सकते हैं, एग वाइट येलो पोर्शन निकाल के, लेकिन नॉनवेज बंद करना है। क्या? हाँ, लेकिन वो इतना खाते ही नहीं है। खा खा के वो इतना खाते हैं। किडनी के पेशेंट जो होते हैं इतने वीक होते हैं कि उनकी जो डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट है ना अपनी, 60 ग्राम है, 1 ग्राम पर केजी। अब वो सोयाबीन का वजन भी 60 ग्राम नहीं होगा, तो उसमें प्रोटीन कितना होगा? 10 या 20 ग्राम। उसको तो 50 ग्राम की रिक्वायरमेंट है, तो वो खा सकता है। कंट्रोलिंग योर फ्लूइड्स, सब खाना पीना एक तरफ, ये पानी अगर उसने कंट्रोल नहीं रखा तो आपका हेडेक बढ़ेगा। क्योंकि वो अगर 1 लीटर से ज़्यादा पानी पिएगा वार्ड में, वो ब्रेथलेस हो जाएगा। वो वाटर रिटेंशन होगा, उसको यूरिन आता इतना नहीं होगा, जो भी पिएगा सब रिटेंशन होगा, पैर में सूजन आएगा, सांस फूलेगा, अर्जेंट डायलिसिस के लिए आपको ही उसको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो वाटर रिस्ट्रिक्शन सबसे मेन है। किडनी पेशेंट का, हर पेशेंट को वाटर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्रिएटिनिन जिसका ज़्यादा है, 4, 5, 6 ऐसा, या जो डायलिसिस पे है, माने जिसका यूरिन नहीं आ रहा है, उसको आपको पानी पीने नहीं देना है। पूरे दिन में 1 लीटर से ज़्यादा नहीं पीना है। 1 लीटर का रिस्ट्रिक्शन रखोगे तो वो कम से कम 1.5 लीटर में ख़त्म करेगा। 1.5 लीटर बोल दो तो वो तो 2 लीटर, 2.5 लीटर पी लेगा। वाटर रिस्ट्रिक्शन के और सलाद, उसमें उसमें क्या अपन सलाह दे सकते हैं कि जो जूसी फ्रूट्स है उसको कम मात्रा में खाए, ज़्यादा बातचीत ना करे जिससे ज़्यादा प्यास ना लगे, ठंडे एटमॉस्फेयर में बैठे जिससे कि ज़्यादा प्यास ना लगे, और जब प्यास लगे तब छोटे छोटे घूंट पिए। या तो अगर मुंह सूख रहा है तो उसको बर्फ़ चूसने की सलाह देनी है, ताकि उसका मुंह भी गीला रहे और पानी की मात्रा भी शरीर में कम जाए। अगर वो हर बार मुंह सूखने पे 1 गिलास या आधा गिलास पानी पिएगा, तो वो तो यही मान के चलेगा कि मैंने तो नहीं पिया है, मैं तो बहुत कम पानी पीता हूँ, लेकिन अल्टीमेटली पूरा दिन का कैलकुलेट करोगे तो वो 1.5 से 2 लीटर पहुँच जाएगा। तो ये था सब डाइटरी एडवाइसेस। ये सब आइडियली तो हम देते हैं, लेकिन पेशेंट के पास आप ज़्यादा रहते हैं और वो आप रिलेटिव्स जो हैं वो आपको ही पूछते रहेंगे। तो इन शॉर्ट, प्रोटीन कम, पानी कम, फ्रूट्स नहीं, और हरी सब्जियां, इतना आप खा सकते हो। ठीक है। अगला पॉइंट ऑफ डिस्कशन है हीमोडायलिसिस कैथेटर केयर। तो जो सिस्टर्स और ब्रदर्स ने आईसीयू में ड्यूटी करी है उन वो बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे ये डायलिसिस कैथेटर क्या होता है। ये इस प्रकार से होता है। इसमें यहाँ से नीचे का पूरा पोर्शन बॉडी के अंदर होता है, यहाँ से बॉडी के बाहर होता है, और ये जो दो लूमेन है, ये यहाँ पे हम डायलिसिस मशीन के दो लाइंस कनेक्ट करते हैं। तो इस डायलिसिस कैथेटर का केयर क्यों ज़रूरी है? कोई भी पेशेंट जिसको एक्यूट डायलिसिस की ज़रूरत है उसमें ये लगा रहेगा, लगा के निकाला नहीं जाता है, लगाया लगा के वो अंदर रहने दिया जाता है, वो 1-1 महीना भी रखा जाता है।
अगर उसका केयर नहीं लिया तो सीधा इन्फेक्शन बॉडी में एंट्री करेगा। ये कैथेटर अंदर जाके ये यहाँ से डाला हुआ होता है, और ये वाला जो है ये पंप कहते हैं, जो जिनको परमानेंट डायलिसिस होता है उनको एक एक साल तक ये डला हुआ रहता है। तो ये इधर चेस्ट से डाला जाता है, चेस्ट वॉल से। लेकिन ये कैथेटर जो है ये इस वेन में, आईजेबी में घुसता है, और यहाँ से वो पूरा हार्ट तक पहुंचा हुआ होता है। तो अगर यहाँ से इन्फेक्शन घुसा अंदर तो वो पूरा सीधा ब्लड में जाएगा, हार्ट के वहाँ पहुंच जाएगा। तो छोटी बात नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम ये हम फेस करते हैं कि इन्फेक्शन लग गया तो हम इस कैथेटर को रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो उसका लाइफलाइन है, ये तो उसका एक्सेस पॉइंट है। ये निकाल दिया तो वो पेशेंट डायलिसिस कहाँ से करेगा? ये जो परमानेंट वाला है। टेम्पररी वाला तो हम राइट साइड से लेफ्ट साइड डाल देंगे, लेफ्ट का राइट साइड डाल देंगे, या पैर में डाल देंगे। लेकिन ये जो परमानेंट कैथेटर है इसको बार बार नहीं निकाला जा सकता। इसका डालने का कॉस्ट भी 20 to 30,000, ये कैथेटर ही 15 से 20 हज़ार का आता है। तो अगर इसको इन्फेक्शन लग गया तो हमको वो इन्फेक्शन ट्रीट करना पड़ता है। इसके लिए इसमें इन्फेक्शन ना लगे, ये काफ़ी ज़रूरी है। ये एक्चुअल पेशेंट का फोटो है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो कैथेटर है इस तरह से अंदर गया है चेस्ट वॉल में। तो ये जो ओपनिंग है ये खुला रहता है, ठीक है। ये जो ओपनिंग है ये खुला रहता है, तो ये बहुत इजी साइट है इन्फेक्शन के अंदर घुसने की। और इतना कैथेटर का पोर्शन अभी भी बाहर है, कैथेटर का एंड यहाँ से है लेकिन इतना पोर्शन बाहर है। तो अगर इसको टच किया गया अनस्टराइल हैंड से तो तुरंत इस पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाएगा, और फिर ये लंबे चक्कर में फंस जाएगा। उसका एंटीबायोटिक का कॉस्ट और ये सब वो सब भी ध्यान रखना पड़ता है। तो अब इसमें क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, तो कैसे कैथेटर का केयर आप करोगे? सबसे पहले परफॉर्म हैंड हाइजीन। तो आप ऑब्वियसली टच करने के पहले प्रॉपर हैंड वॉशिंग करके टच करेंगे। फिर पुट ऑन न्यू क्लीन ग्लव्स, मतलब जैसे वो टेम्पररी कैथेटर है तो आपको अनस्टराइल ग्लव्स से आप उसको ड्रेसिंग किया हुआ है तो टच कर सकते हो। लेकिन पर्म कैथ जो है, जो उसको लंबा चलने वाला है, एक एक साल चलने वाला है, जो कॉस्टली से साफ कर सकते हैं। ये जो वुंड है ये रॉ नहीं है, ठीक है, ये तो हील्ड ओपनिंग है, तो इधर उसको जलन नहीं होगा स्पिरिट या कुछ डालोगे तो, क्योंकि ये क्रॉनिक कैथेटर है, ये रॉ वुंड नहीं है। तो आप बीटाडीन और स्पिरिट से इसको क्लीन करें। फिर इसके नहीं, ये कोई ऐसा थोड़ा ना है कि ये पाइप है कि बहुत अंदर चला जाएगा, जा जाके ये इतना अंदर जाएगा, थोड़ा 1 सेंटीमीटर भी नहीं जाएगा, ठीक है। बैक्टीरिया घुस सकता है, बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक है, उसका कोई बैरियर नहीं है। बीटाडिन तो कितना, तुम ऑपरेशन में भी देखा होगा, तुमने ओपन करके पेट साफ करते बीटाडिन से, तो ये इधर चेस्ट वॉल में थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर चला जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगला स्टेप है कि एक बार उसको क्लीन करने के बाद अपने आप उसको ड्राई करने के लिए वेट करना है। गॉस पीस से जब साफ करने की जल्दी नहीं है। अप्लाई एन एंटी माइक्रोबियल ऑइंटमेंट। तो ये जो साइट है इस पे टी बैग ऑइंटमेंट म्यूक्रोसिन जो होता है इसको लगाना है, और देन उसको ड्रेसिंग से क्लोज करना है। ड्रेसिंग से कैसे क्लोज करना है? अगर आपके पास ये टेगाडम अवेलेबल है, जो है इधर अवेलेबल होता है, तो इससे क्लोज करना है। इसका ये बेनिफिट है कि अपने को ये साइट विजिबल रहती है कि यहाँ पे कुछ रेडनेस है कि नहीं, या पस ड्रेनेज है कि नहीं। नहीं है तो अपन सिंपल गॉस पीस रख के उस पर पट्टी लगा सकते हैं। इसी तरह से एक पेरिटोनियल डायलिसिस कैथेटर भी होता है। आपने यूजुअली हीमोडायलिसिस ही सुना होगा। पेरिटोनियल डायलिसिस मतलब पेट के पानी का डायलिसिस, जिसमें कि कैथेटर इधर पेट में डला हुआ होता है। ये जो कैथेटर है ये भी परमानेंट कैथेटर होता है, लोगों को 2 साल 3 साल 4 साल रहता है अंदर। तो इसका केयर करना भी बहुत आवश्यक है। इसमें क्लीनिंग की टेक्निक ये रहती है कि आप गॉस पीस को बीटाडीन या स्पिरिट से साफ कर, मतलब लेके उसको रिवॉल्विंग टेक्निक से उसके ओरिजिन से दूर तक क्लीन करते जाएं, और फिर उसको इस तरह से ड्रेसिंग करके पैक कर दें। अगला पॉइंट है एवी फिस्चुला केयर। तो जैसे अपनी बात हो रही है कि पेशेंट को डायलिसिस का एक्सेस पॉइंट चाहिए, तो जो अपन ने वो पहले के एक्सेस पॉइंट देखे, ये टेम्पररी होते हैं या 1 साल चलते हैं, 2 साल चलते हैं मैक्सिमम। ये जो होता है मैक्सिमम पेशेंट्स में आप ये देखोगे कि पेशेंट को फिस्चुला बना हुआ है। कुछ फिस्चुला आपको कभी कभी क्लियरली दिख जाएगा, ऐसे मार्किंग्स होंगे हाथ में, एलिवेटेड वेन्स होगी, वेन ऊपर आई हुई होगी, टॉर्चस वेन्स भी होंगी, या तो कभी कभी पता भी नहीं पड़ेगा अंदर फिस्चुला बना हुआ है। पेशेंट शायद सीरियस हो, पेशेंट अनकॉन्शियस हो, आपको बता ना सके कि मेरे हाथ में फिस्चुला बना हुआ है। तो एक बात
ये ध्यान रखना है कि किडनी के पेशेंट्स में ये चेक कर लेना है कि फिस्चुला है कि नहीं। ये ये फिस्चुला इसलिए चेक करना है क्योंकि अगर इसमें जो अभी आगे बताऊंगा, अगर अपन ने कुछ गलत किया और ये फिस्चुला बंद हो गया तो ये पेशेंट का एक्सेस पॉइंट है, पेशेंट का डायलिसिस नहीं हो पाएगा, फिर पेशेंट को गले में कैथेटर डालना पड़ेगा, नया फिस्चुला बनाना पड़ेगा, कैथेटर 1 महीना रखना पड़ेगा। एक छोटी सी गलती और फिर पेशेंट को 40 से 50 हज़ार का खर्चा, 1 महीने की मेहनत। ठीक है, इस तरह से डायलिसिस कनेक्ट लाइंस कनेक्ट होती है फिस्चुला को। आपके नर्सिंग केयर के एस्पेक्ट से आपने ये देख लेना है फिस्चुला कैसा है, वर्किंग है नहीं है, हेल्दी है कि नहीं है, कैसे असेस करोगे। आप में से किसी ने फिस्चुला देखा है? जैसे कि आप उसमें 3 चीज़ें हैं। लुक, लुक मतलब देख के पता पड़ेगा। कभी कभी तो थ्रिल दिख जाएगी, वेन ऐसी मोटी वेन दिख जाएगी, एकदम मैच्योर्ड। लिसन, कभी स्टेथो लगा के उस पर रखना तो वाइब्रेशन आपको मरमर जैसा ही मतलब साउंड आएगा। कभी कभी क्या होता है कि हाथ लगाने से, फील करने से थ्रिल नहीं आती है, तो अपने को लगता है कि फिस्चुला बंद हो गया, लेकिन आप उसको ऑस्कल्टेट करोगे तो आवाज़ आएगा, मतलब फिस्चुला चालू है। ये कब होता है? जब जनरली बीपी कम हो जाता है, तो मतलब कि पेशेंट हाइपोटेंशन में है, आपको फ्लूइड्स देना है। और फील मतलब कि हाथ लगा के देखना है कि थ्रिल प्रेजेंट है कि नहीं। तो ये एक फिस्चुला आप एसेस कर सकते हो। अब फिस्चुला के केयर में क्या पॉइंट्स है? हैंड ग्रिप एक्सरसाइज, एक्सरसाइज फिस्चुला की मैं आगे बताता हूँ। अवॉइड बैंड और स्ट्रैप्स ओवर द सर्जिकल साइट और प्रॉक्सिमल एरिया, मतलब इस हार्ट पे टॉर्निक्वेट या ऐसा कोई बैंड या कुछ लगाना नहीं है। सिम्स में मैंने देखा है कि एक अच्छा आप केयर लेते हो प्रॉपरली, जैसे ही पेशेंट एडमिट होता है आप उस पर बड़ा सा माइक्रोपोर लगा के लिख देते हो नो प्रिक या एवी फिस्चुला। तो ये सही मेथड है, ये आप करते रहें जिससे कि कोई अननोइंगली उस हाथ को टच ना कर जाए। अवॉइड एक्यूट बेंडिंग एट एल्बो, तो जो फिस्चुला यहाँ नीचे बना है रिस्ट पे वो तो ठीक है, पर जो फिस्चुला यहाँ ऊपर बना है उसमें पेशेंट को ये सलाह देनी है कि हाथ होल्ड ना करे, ताकि वो वेन्स कंप्रेस ना हो और फिस्चुला बंद होने के चांसेस कम हो। ये यूजुअली नए बने हुए फिस्चुला में ज़्यादा रिस्क रहता है। अगर 1-2 साल से यहाँ बना हुआ फिस्चुला है, वो हाथ फोल्ड करेगा तो कुछ नहीं होगा। नो आईवी प्रिक और बीपी मेजरमेंट और द फिस्चुला, ये आप सबको मालूम ही होगा कि फिस्चुला वाले हाथ में ब्लड कलेक्शन नहीं करना है, वीगो नहीं डालना है, क्योंकि थ्रोम्बस थ्रोम्बस बनने का चांस है और वो थ्रोम्बस आगे गया तो फिस्चुला को बंद कर देगा। बीपी मेजरमेंट भी उस हाथ में नहीं करना है, क्योंकि बीपी मेजर किया तो वो फिस्चुला बंद हो सकता है। अब एक और चीज़ है कि जिस पेशेंट का फिस्चुला फेल हो चुका है, सपोज वो आपको अब बताता है कि भाई मेरे इस हाथ में फिस्चुला था और वो फेल हो चुका है, ठीक है, और अभी डायलिसिस यहाँ से हो रहा है, तो क्या आप उस हाथ को यूज़ कर सकते हो? आप उस हाथ को यूज़ कर सकते हो बीपी लेने के लिए। ठीक है, अगर उस पेशेंट का प्लान है कि अगला फिस्चुला भी उसी हाथ में बनने वाला है, तो आप उस वेन्स को पंक्चर करके नहीं, मतलब पंक्चर नहीं करोगे, आप उसको प्रिजर्व रखोगे। तो आप आईवी लाइन या ब्लड कलेक्शन उस हाथ में नहीं करोगे, लेकिन बीपी लिया जा सकता है क्योंकि अभी उस हाथ में कोई इंटैक्ट फिस्चुला नहीं है। ठीक है, फिर यूज ड्रेस विथ लूज स्लीव, तो पेशेंट को सलाह देने की इधर टाइट ड्रेसिंग या ड्रेस नहीं पहने। और अगर फिस्चुला में पेन है, स्वेलिंग है, या फिस्चुला के ऊपर स्किन अगर नेक्रोस होते जा रही है, काली पड़ती जा रही है या टूट रही है, तो नेफ्रोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म करना है। अब हैंड ग्रिप एक्सरसाइज क्या है? तो फिस्चुला के लिए आप क्या सलाह दोगे एक्सरसाइज के लिए? ऐसा स्पॉन्ज बॉल आता है, बहुत लोगों ने देखा होगा, येलो कलर का स्माइली वाला आता है, तो वो पेशेंट को कंप्रेस करने के लिए सलाह दे सकते हैं। ये एक एक्सरसाइज का इंस्ट्रूमेंट आता है, या सिंपली आप उसको फिंगर काउंटिंग का बोल सकते हो। अब ये नहीं है कि आप ब्रेकियल फिस्चुला है और उसको फिंगर काउंटिंग का बोलोगे तो कुछ नहीं होगा। रिस्ट का फिस्चुला है तो ही फिंगर काउंटिंग का बोलना, ब्रेकियल फिस्चुला है तो इससे कुछ नहीं होगा। अगला पेशेंट पॉइंट है अपना डिस्कशन का, वार्ड पेशेंट केयर। तो वार्ड पेशेंट ऑलमोस्ट सिमिलर, देखो वार्ड पेशेंट सीरियस तो होगा नहीं, वार्ड में है तो स्टेबल ही पेशेंट रहता है, सिर्फ उसका क्रिएटिनिन ज़्यादा है इसलिए वो नेफ्रोलॉजी का पेशेंट है। तो इन पेशेंट्स में आप क्या केयर लेंगे? तो सबसे पहला इनपुट आउटपुट चार्टिंग और बीपी मॉनिटरिंग अपन देखते हैं। ड्रग डोज एडजस्टमेंट के बारे में ये है कि ये आपने थोड़ा बहुत जानकारी रखना है कि कौन सी दवाई नहीं दे सकते, कौन सी दवाई हाफ डोज में दे सकते हैं। मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स का डोज आधा हो जाता है
और अमीकासिन ये वगैरह डोज नहीं दे सकते। साथ में अवॉइड पेन किलर्स, मतलब ये मेनली काम तो मेडिकल ऑफिसर का है, लेकिन अगर उससे गलती हो जाए शायद आप पकड़ लो। पेन किलर्स मतलब डायनापार या ये कोई इंजेक्शन नहीं देना है। और अब डिटेल में देखते हैं। सो इनपुट आउटपुट चार्टिंग, सो ये इम्पोर्टेंट क्यों है? तो आपने देखा होगा मेरे हर पेशेंट में मैं आके पूछता हूँ कि आउटपुट कितना था। इनपुट आउटपुट चार्टिंग आप दूसरे कोई पेशेंट में एकदम स्ट्रिक्टली ना करो तो चलता है, लेकिन किडनी के पेशेंट्स में वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यूरिन आउटपुट ही मेरे को आगे गाइड करता है कि इसका पेशेंट का अगला डायलिसिस करना है नहीं करना है, आज के आज करना है, 2 दिन में रुक सकता हूँ कि नहीं। और अगर उसका यूरिन 100-200 ml से भी बढ़ते जा रहा है, AKI का केस है, मतलब रिकवरी हो सकती है, तो अगर वो 200 ml से ही बढ़ रहा है तो आप ये सोचोगे कि अब 200 1200 है, 1400 लिख दिया, क्या फ़र्क पड़ा? लेकिन वो 200 ml भी अपने को ये जानकारी देता है कि पेशेंट रिकवर कर रहा है। तो इनपुट आउटपुट चार्टिंग एकदम स्ट्रिक्टली किडनी पेशेंट्स में रखने का कोशिश करना। पेशेंट को सलाह देना कि जितना भी यूरिन पास किए वो आके लिखवा दे, क्योंकि आप अगर अंदाज से लिख देते हो तो अगले दिन मुझे प्रॉब्लम आता है कि जजमेंट का, कि मैं इसमें डिसीजन क्या लूँ। दूसरी चीज़ तो कॉमन है कि वो हाइड्रेशन स्टेटस पता चलता है, डिहाइड्रेटेड है कि नहीं, फ्लूइड ओवरलोड है कि नहीं। इनपुट आउटपुट में आप इनपुट में मेनली तो जो ओरल लिक्विड लेते हैं वो गिनोगे, लेकिन जो डाइट में भी जो लिक्विड आया जैसे जूस है, कॉफ़ी, योगर्ट, वो सब भी गिनोगे। आउटपुट में मेनली यूरिन गिनोगे। सेकेंड थिंग जो आउटपुट में वॉल्यूम में बनाती है वो है नेजोगेस्ट्रिक ड्रेनेज, तो जो आरटी ट्यूब कंटिन्यू करते हैं उसका जो आउटपुट है वो भी आप गिनोगे। तो सिम्स में तो मैंने जनरली देखा है कि आप लोग सही से सब करते हो और ये सब कैलकुलेट भी सही से करते हो। दूसरा, वार्ड में आपने बीपी मॉनिटरिंग करना है, तो यूजुअली वार्ड में यहाँ पे 2 आवरली बीपी मॉनिटरिंग आप लोग मोस्टली करते ही हो, और क्योंकि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है वो इजी भी पड़ता है और करेक्ट रीडिंग्स लिखी रहती है। बीपी मॉनिटरिंग इसमें इंपॉर्टेंट रहता है सीकेडी में, क्योंकि पेशेंट्स का बीपी यूजुअली 140 150 नहीं, 200 190 180 इस तरह से रहता है। तो अगर बीपी टाइमली मॉनिटर नहीं किया गया और एकदम से सर्ज हो गया, जो इन पेशेंट्स में होने की टेंडेंसी है, तो रात को पेशेंट आपको दौड़ाएगा, बीपी बढ़ गया, सांस फूलने लगा, डॉक्टर को बुलाओ, ये करो, आपका ही हेडेक बढ़ेगा। तो अगर बीपी अप ट्रेंड जा रहा है 150 160, तो मेडिकल ऑफिसर को मतलब बताना है कि इसका बीपी थोड़ा सा ज़्यादा है, तो अब पहले से ही अपन उसको कम कर ले, क्योंकि वो शूटअप होने के चांसेस किडनी पेशेंट्स में बढ़ जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट आईवी फ्लूइड, अब आईवी फ्लूइड के बारे में ये बताऊं, अगर क्रिएटिनिन 2-3 है, यूरिन आउटपुट प्रिजर्व्ड है पेशेंट का, तो आपने 1 लीटर दे दिया, 2 लीटर दे दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर पेशेंट डायलिसिस वाला है, अगर यूरिन आउटपुट नहीं आ रहा है, उसमें अगर किसी ने प्रिस्क्राइब किया है आईवी फ्लूइड डिहाइड्रेशन के तौर पे, तो इतना ध्यान रखिएगा कि 50 ml पर आवर से ज़्यादा स्पीड में मत दीजिएगा, नहीं तो कभी भी फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है, अर्जेंट डायलिसिस में भेजना पड़ सकता है। दूसरी चीज़, नॉट मोर देन 1 लीटर पर डे, नहीं तो फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा। एंड नेवर गिव आरएल, तो किडनी पेशेंट में यूजुअली हम आरएल का इस्तेमाल नहीं करते हैं जब तक कि पोटेशियम लो ना हो, क्योंकि आरएल में पोटेशियम ज़्यादा रहता है, तो ऑलरेडी अपने को पोटेशियम का इशू है। पोटेशियम फ्री फ्लूइड जो एनएस है वही हम लोग प्रेफर करते हैं। एंड किडनी पेशेंट्स में आप लोग डेली वेट मॉनिटरिंग करेंगे, क्योंकि इनपुट आउटपुट चार्टिंग से और दूसरा वेट गेन से अपने को पता पड़ता है कि फ्लूइड ओवरलोड होते जा रहा है कि नहीं। अगर ये किडनी पेशेंट्स को यूरिन नहीं आता है, जितना भी आप उसने लिया होगा इनटेक, 1 लीटर लिया होगा, 2 लीटर लिया होगा, उतना किलो उसका वजन बढ़ जाएगा अगले दिन। ठीक है, तो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में जिनका एसोसिएटेड किडनी फेलियर है, या सीकेडी के पेशेंट्स में वेट का मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। आईसीयू पेशेंट केयर सिमिलर ही होता है वार्ड पेशेंट के जैसा, लेकिन एक चीज़ मैं उसमें आपको बताना चाहता हूँ, फॉलिस कैथेटर और उसका केयर। ठीक है, फॉलिस कैथेटर से रिलेटेड ये बात है कि सिम्स में भी ये हो रखा है, 2 से 3 बार मेरे पेशेंट में फॉलिस से प्रोस्टेट के वहाँ यूरेथ्रा रप्चर हुआ है। ठीक है, वो कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके डीप में अपन नहीं जाते हैं, लेकिन एक बात है कि फॉलिस आप लोग डालते हो, वो तो मेडिकल ऑफिसर भी नहीं डालता है। आपने ये देखता है कि पूरा का पूरा कैथेटर अंदर जाएगा, बाद में ही आप बल्ब को इन्फ्लेट करोगे। पूरा कैथेटर अंदर नहीं गया तो किसी का डर नहीं है आपको, किसी का प्रेशर नहीं है आपको, बिल्कुल इस
इस शर्मिंदगी में कि मैं पॉलिश नहीं डाल पा रहा हूँ, आप कैथेटर को इन्फ्लेट नहीं करोगे। पिछली बार जो इंसिडेंट हुआ था उसमें यही बताया गया था कि वो नहीं जा रहा था, तो ब्रदर ने टेंशन में वो इन्फ्लेट कर दिया। लेकिन नहीं जा रहा है मतलब कुछ पेशेंट में प्रॉब्लम है, नहीं कि आप में प्रॉब्लम है। पेशेंट का यूरेथ्रा में कुछ प्रॉब्लम होगा या प्रोस्टेट आगे नैरो होगा, तो वो कैथेटर नहीं जा रहा है, तो आप बताएं आगे यूरोलॉजिस्ट को। हम लोग भी अटेम्प्ट नहीं करते हैं, फिर हम यूरोलॉजिस्ट को ही बुलाते हैं कि आप आके डाल दो। लेकिन पूरा कैथेटर नहीं जा रहा है और जल्दबाजी में उसको इन्फ्लेट नहीं करना है। पेशेंट का मेडिकल एक्सपेंस भी बढ़ जाता है, पेन भी बढ़ जाता है, और नेग्लिजेंस में भी काउंट होता है वो। तो पूरा कैथेटर जाएगा, बाद में ही आपने इन्फ्लेट करना है बल्ब को। और कुछ डूज एंड डोंट्स कैथेटर के, डू परफॉर्म द पेरी केयर यूजिंग सोप एंड वाटर, मतलब उसके ग्लांस को और उसके आजू बाजू के एरिया को प्रॉपरली क्लीन करना है। कीप द कैथेटर एंड ट्यूबिंग फ्रॉम किंकिंग, कीप द कैथेटर सिस्टम क्लोज्ड while collecting the urine, replace the catheters if disconnected, अगर नीचे बैग या कभी डिस्कनेक्ट करना पड़ा तो रिप्लेस करना है। डू एंश्योर द रेसिडेंट्स आइडेंटिफिकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन डेट इज ऑन द कंटेनर, मतलब कब डाला है क्या डाला है उसका डेट वो आप लोग चार्ट में लिखते ही हो। एंड डू मेक श्योर टू डिसइंफेक्ट द सैम्पलिंग पोर्ट बिफोर ऑब्टेनिंग योर सैंपल, तो जब नीचे से आप बैग में से डायरेक्ट सैंपल लेते हो अगर, तो उसको पहले क्लीन कर लेना है, नहीं तो कंटेमिनेटेड रिजल्ट आता है। अब आखिरी पॉइंट ऑफ डिस्कशन, पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट केयर। तो जैसे मैंने पहले बताया कि सारे ब्रदर या सिस्टर शायद ये पेशेंट ना देखें, लेकिन ट्रांसप्लांट आईसीयू में जिनका पोस्टिंग रहेगा वो इनको देखेंगे। अब बात यह है कि पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट में इन्फेक्शन का खतरा रहता है, इसके लिए 1-to-1 नर्सिंग किया जाता है, मतलब आप ही उसके साथ होते हो और कोई नहीं होता है। मोस्ट ऑफ काम आप ही करते हो, डाइटिशियन भी आप ही हो, फिजियोथेरेपिस्ट भी आप ही हो, उसका मतलब रिलेटिव ही आप हो सीधा, और कोई जाता ही नहीं है उसके साथ में। तो इसलिए कुछ एस्पेक्ट्स आपको जानने ज़रूरी है। मेडिकेशन टाइमिंग, पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट में दो मेडिसिन है, टेक्रोलिमस और एमएमएफ। इनका टाइमिंग का बहुत महत्व है। अगर एमएमए ये जो टेक्रोलिमस दवा है, ये अगर सुबह 9 है रात के 9 है तो वो उसी टाइम पे दी जाती है। ऐसा नहीं कि रात को 9 का 10 कर दिया, उससे उसका डोज का लेवल फ्लक्चुएट हो जाता है और क्रिएटिन बढ़ जाता है, रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये टेक्रोलिमस दवाई को स्ट्रिक्टली 12 आवर अपार्ट पे दिया जाता है, जिसका ध्यान आप रखते हैं। दूसरा, टेक्रो लेवल का टाइमिंग। ये टेक्रोलिमस जो दवा है उसका लेवल हम भेजते हैं, तो उसका लेवल हमेशा सुबह के डोज के 1 घंटे पहले ब्लड कलेक्शन किया जाता है, मॉर्निंग डोज के 1 घंटे पहले। तो टाइमिंग्स का एकदम वैल्यू है इसमें, मतलब अगर 9 बजे है तो 8 बजे ही ब्लड लिया जाएगा। 7 बजे लिया तो भी गलत रिपोर्ट आएगा, 9 बजे लिया तो भी गलत रिपोर्ट आएगा। 8 बजे लेना है, तो ये दो पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। दूसरी जो इम्पोर्टेंट गोली है ट्रांसप्लांट में वो है एमएमएफ। एमएमएफ भी एमएमएफ के बारे में ये ध्यान रखना है कि उसके 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद कोई फूड नहीं दिया होना चाहिए, नहीं तो वो एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है, और एमएमएफ एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो पेशेंट को रिजेक्शन हो सकता है। सो 1 घंटा पहले और 1 घंटे बाद फूड नहीं देना है। ट्रांसप्लांट की बाकी जो दवाइयाँ हैं वो तो रूटीन जैसे दूसरे पेशेंट्स को देते हैं उस तरह से ही है, ये दो दवाइयों में इतना फ़र्क है। अब बैरियर नर्सिंग, तो ये जो फोटो डाल रखा है इस तरह से बैरियर नर्सिंग नहीं है, ये तो मैं ऐसे ही डाला है। बैरियर नर्सिंग से मेरा मतलब है कि ट्रांसप्लांट पेशेंट में 1-to-1 नर्सिंग का जो ये यूज़ किया जाता है, मतलब सुबह से रात तक आपकी ड्यूटी है, मॉर्निंग इवनिंग नाइट जो भी होता है, तो आप उसी एक पेशेंट को देखते हो। आप ऐसा नहीं कि आप 3 पेशेंट देख रहे हो, इधर का उधर उधर का उधर। ट्रांसप्लांट पेशेंट में इन्फेक्शन का खतरा बहुत रहता है, इसलिए यूजुअली 1-to-1 नर्सिंग दिया जाता है। इनपुट आउटपुट चार्टिंग, तो अपन ने वार्ड पेशेंट में इनपुट आउटपुट देखा, ट्रांसप्लांट पेशेंट में इनपुट आउटपुट चार्टिंग में क्या अलग है। ट्रांसप्लांट पेशेंट को पोस्ट ट्रांसप्लांट को 10 से 15 लीटर यूरिन आएगा पूरे 24 आवर्स में। 10 से 15 लीटर मतलब बहुत ज़्यादा होता है, अपने को रूटीनली 1 से 2 लीटर आता है। कोई भी वार्ड का पेशेंट है 1 लीटर आएगा, 2 लीटर आएगा, ये 10 से 15 लीटर यूरिन आता है। तो इतना यूरिन आएगा और अगर रिप्लेसमेंट नहीं हुआ फ्लूइड का तो वो सीधा कोलैप्स हो जाएगा, सीधा कोलैप्स होगा। तो ट्रांसप्लांट पेशेंट में फास्टर एंड कैलकुलेटेड फ्लूइड रिप्लेसमेंट दिया जाता है। इन्फ्यूज वो जो पंप होता है, सिरिंज पंप, इन्फ्यूजन पंप, उससे दिया जाता है।
यूजुअली ये फॉर्मूला से दिया जाता है, इनपुट इक्वल टू आउटपुट प्लस 100 ml पर आवर। मतलब कि अगर एक घंटे में 700 आया तो उस अगले घंटे में 800 ml रिप्लेस होगा, 800 आया तो 900 ml रिप्लेस होगा, 600 आया तो 700 ml रिप्लेस होगा। तो अगर आप उधर पेशेंट के आजू बाजू में नहीं बैठे हो, इसलिए 1-to-1 नर्सिंग रहता है कि वो नर्स या सिस्टर या ब्रदर उसी पेशेंट की तरफ ध्यान दे सके। अगर आप उसके पास नहीं हो और 2 घंटे बाद उसके पास जाओ तो बहुत कुछ अप डाउन हो चुका रहता है पेशेंट के फ्लूइड स्टेटस में। और जब व्यक्ति को इतना यूरिन आता है तो उसके इलेक्ट्रोलाइट भी चेंजेस हो जाते हैं, मतलब पोटेशियम कम हो जाता है, कैल्शियम कम हो जाता है। तो ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए कि इवनिंग में हम हमेशा कैल्शियम और पोटेशियम की रिपोर्ट चेक करते हैं ताकि उसको रिप्लेस कर सके। डाइटरी केयर एंड मोबिलाइजेशन, तो जैसे मैंने बताया ये आपका एक्चुअल काम नहीं है, लेकिन क्योंकि ट्रांसप्लांट पेशेंट के वहाँ डाइटिशियन भी नहीं आएगा और फिजियोथेरेपिस्ट भी नहीं आएगा, तो ये काम भी ट्रांसप्लांट आईसीयू में ब्रदर या सिस्टर ही करते हैं। तो डाइटरी केयर में जैसे वो सीकेडी के पेशेंट में जितने भी रिस्ट्रिक्शन थे सब हट गए, सब हट गए। वो अगले दिन से जो चाहे खा सकता है, जितना चाहे पानी पी सकता है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि अनकुक्ड फूड ना हो, मतलब ठंडा खाना ना हो, गरम हो, और कुछ रॉ ना हो, मतलब जो भी सलाड या ऐसा आ रहा है वो कटा हुआ ठंडा ना हो, जो गरम है वही खा सकते हैं। और सेकेंड डे से आपको मोबिलाइजेशन करना है। सो नर्सिंग स्टाफ टेक्स केयर ऑफ दीज 2 पॉइंट्स इन ट्रांसप्लांट पेशेंट। तो इसी के साथ मैं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।